नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है किसानों का सशक्तिकरण, अवसर एवं चुनौतियां। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, जो कि भारतीय कृषि एवं अनुसंधान संस्थान ढेंडा शिमला में बतौर अनुसंधान विशेषज्ञ कार्यरत हैं। तो डॉक्टर वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। देखिए, हम हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। तो आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये दिवस हम क्यों मनाते हैं और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। राष्ट्रीय जो किसान दिवस मनाया जाता है ये 2001 से जो है हमारे 5वें प्रधानमंत्री भारत के श्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्मदिवस पर मनाया जाता है जी। और जिन्हें जो है किसानों का मसीहा कहा जाता है, उनका जो जमींदारी प्रथा थी और किसानों के लिए जो नीतियां बनी हैं उनमें काफ़ी जो है योगदान रहा है। उन्हीं को याद करते हुए हम 23 दिसंबर को जो है किसान को सम्मानित करना, उनको तकनीकों के बारे में अवगत करवाना और संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएं, इस तरह के जो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, तो वो उनके जो जन्मदिवस पे किसानों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। जी। और आपको क्यों लगा कि इसकी ज़रूरत है हमें कि किसान दिवस मनाना चाहिए? देखिए, वैसे तो हर दिन का एक महत्व होता है, लेकिन हमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनका जो जमींदारी प्रथा जो यूपी के अंदर, वहाँ से उन्होंने मेरठ से शुरू किया और भले ही उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल थोड़ा रहा है, लेकिन जो उन्होंने किसानों के लिए जो योगदान किया है, जो वर्तमान में जो नीतियाँ बनी हैं, उन नीतियों के कार्यान्वयन में और उनको जो है आधार रखने में उनका जो है काफ़ी योगदान है। उन्हीं को याद करते हुए ये जो है आज दिन बनाया जाता है। जी। तात्पर्य ये है कि उन्होंने किसानों को सशक्त करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिसकी जो आधारशिला जो रखी है वो उन्होंने ही रखी है। जी। तो देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो किसान है वो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। खास करके आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में किसान किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जलवायु संबंधी क्या क्या समस्याएं जो हैं किसानों के सामने आती हैं। जी, जैसे हमारा विषय भी है कि हम चुनौतियों और अवसर की बात कर रहे हैं, तो पहले हम चुनौतियों पे ही बात करते हैं। तो मुख्यतः अगर मैं विश्व स्तर की बात करूं या भारतवर्ष की बात करूं, तो हमारी एक तो है कि कृषि क्षेत्र में जो है लागत में बहुत वृद्धि हो रही है। जी। किसी भी चीज़ की जो लागत है वो बढ़ती जा रही है। वो आपकी लेबर ले लो, आप उसका बीजों का ले लो, या फिर कृषि के जो भी हम इनपुट देते हैं उसकी लागत में वृद्धि है। और दूसरा है जलवायु परिवर्तन, जैसे आपने बात की। जलवायु परिवर्तन में आज जो हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का, और समय पर बारिश ना होना, और अभी हम दिसंबर के महीने में भी अगर शिमला में बारिश नहीं देख रहे हैं, तो बर्फ़ नहीं देख रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और इससे पहले गेहूं की बुआई में जो है किसानों को काफ़ी जो है इस जलवायु परिवर्तन का जो है दौर देखना पड़ा। और वैसे ही हमारे बागवानों को जो है, जो उनकी दैनिक गतिविधियां रहती थी बागों में या खेतों में, वो जो है जलवायु परिवर्तन के कारण जो है प्रभावित हो रही है। जी। देखिए, जैसे कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो मतलब जो किसान सेब की ये पैदावार करते हैं, तो बहुत समय से नवंबर से ही इंतज़ार करते हैं कि बर्फ़ गिरेगी तो वो सेबों के लिए अच्छा होता है। तो अभी देखिए कि दिसंबर भी बीतने वाला है और अभी तक बर्फ़ नहीं गिरी है। हाँ, जो शीत घंटों की जो आवश्यकता रहती है कुछ जो फलों में रहती है, ताकि वो अपनी जो सुप्त अवस्था है उसमें जो है उसका हमारे उत्पादन पर जो है बहुत प्रभाव पड़ता है। और समय पर इस तरह का बारिश ना होना, बर्फ़ नहीं होना, और टेम्परेचर में जो सामान्य तापमान में है उसमें भी थोड़ी वृद्धि देखी गई है। तो ये इस तरह के जो परिवर्तन हैं जो हम जलवायु में देख रहे हैं, वो हमारे सीधे तौर पर जो किसान बागवान की उत्पादकता है उसको जो है प्रभावित करता है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी। अभी बाजार संबंधी किस किस तरह की चुनौतियां रहती हैं किसानों के लिए, और भंडारण का इसमें क्या मतलब किस तरह से भंडारण को हम लोग सही रख सकते हैं ताकि भंडारण संबंधी जो चुनौतियां हैं वो कम किसानों के सामने पेश आएँ?
बाज़ार में अनिश्चितता हमेशा रहती है। जी। ये अभी हमने देखा भी है, जो सबसे अंतिम में जो है शीतोष्ण फलों में कीवी का उत्पादन होता है, और कीवी का जो मार्केट थी वो बहुत प्रभावित हुई। और अन्य फलों की या सब्जियों की या अनाज की हम बात करें, अगर उसका जो मूल्य एमएसपी है, हिमाचल सरकार ने, जैसे आप यहाँ पे गेहूं का जो है 40 रुपये और आपका हल्दी का 90 रुपये जो हिमाचल सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भाई आप एमएसपी आपका मिलेगी, तो सेब और अन्य फलों में हम जो है इस एमएसपी के लिए अभी तक जो है किसान जो है वो लड़ रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। और बाज़ार में अनिश्चितता है कि उसे सही समय पर अपने उत्पाद पहुंचाने होते हैं। अगर वो कोल्ड स्टोरेज में भी रखता है तो वहाँ पे भी उसकी लागत आती है, और समय पर मार्केट में ना पहुँचाने के कारण, या जिस तरह हमने देखा कि इस वर्ष जो 2025 में जो है बरसात का दौर रहा, और कनेक्टिविटी बहुत जो है किसानों को बाज़ार तक अपने उत्पाद पहुंचाने में बहुत जो है मेहनत करनी पड़ी, और उनका नुकसान भी हुआ है जी। तो बाज़ार में अगर उसको एमएसपी का जो है रहता है, सुनिश्चित रहता है कि मुझे ये दाम मिलना है, तो इस तरह की जो है चुनौतियाँ जो है फार्मर्स को रहती है। और उसकी जो है कुछ उत्पाद जो है ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है वो गल सड़ जाते हैं और सही समय पर ना पहुंचाने के कारण। और अगर वो कोल्ड स्टोरेज की जो, और दूसरी जो हमारे होल्ड करता है, अपने उत्पाद को होल्ड करता है, फिर भी जो है उसको लागत में जो है वृद्धि होती है। वो भी एक किसान के लिए जो है चुनौती है। जी। और तकनीक संबंधी क्या क्या चुनौतियां हैं किसानों के लिए? देखिए, डिजिटल दौर है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई का ज़माना है, और इन दोनों ही डिजिटल और एआई ने जो है कृषि क्षेत्र में भी बहुत योगदान किया है। जी। ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, आपकी जो यंत्र हैं, आपकी ई मार्केट है, ई नाम से जो मार्केट है, लेकिन इन सभी डिजिटल तकनीकों का जो है प्रत्येक किसान तक अभी पहुंच नहीं है। उसके लिए ये भी चुनौती है। अभी हाल ही में ई नाम 2.0 भारत सरकार ने जो उसको लॉन्च किया, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी जो है चुनौतियाँ हैं। उसमें जो है वो जिस पर्पज़ से, जबकि हमारा जो ई नाम था 1 था, उसमें जो है ज़्यादा किसानों ने चुनौतियाँ नहीं झेली, तो इसमें चुनौतियाँ झेल रहे हैं। तो डिजिटल या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में वो कितना सक्सेस है, तो वो भी किसानों के लिए जो है, अगर उसको अडेप्ट भी कर रहा है तो उसके लिए वो एक चुनौतीपूर्ण है। तकनीकों का अगर वो अपनाता है, उसके पास शुरू में तो समस्याएं आती ही हैं, किसी भी तकनीक को अपनाने में उसको जो है समस्या आती है। तो डिजिटल का दौर है, उसे ग्लोबल जो मार्केट है वो उसके सामने है, लेकिन उसकी जो पहुंच है वो वहाँ तक नहीं है। उत्पादक आयात निर्यात का उसके पास सारा डाटा है, डिजिटली वो अवेलेबल रहता है। लेकिन अब जैसे हाल ही में भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ में जो है आयात शुल्क में थोड़ा कम किया है, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि ठीक है, जब आपका एक समय रहेगा उस समय में ही आप जो है आयात करोगे। लेकिन वो हमारे जो किसान रहते हैं उनके लिए वो जो रहता है मुक्त व्यापार समझौता के अंतर्गत जो कर में कटौती करते हैं, वो हमारे किसानों को कहीं ना कहीं जो है हानि पहुंचाएगा। और उत्पादकता ज़्यादा है लेकिन मार्केट तक वो नहीं पहुंच रहा है, और मार्केट में हमारा कंपटीटर गुणवत्ता के साथ अगर उपलब्ध होगा तो वो हमारे उत्पाद को जो है एक चुनौती पेश करेगा, और हमें उचित दाम उसके जो है नहीं मिल पाएंगे। ये जो सरकारी योजनाएं हैं उसके संबंध में क्या क्या चुनौतियां हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती हैं? आज जो भी योजनाएं हैं सरकारी, सबसे अच्छा है कि डिजिटल का दौर है। और डिजिटल दौर में क्या है कि जैसे ई उद्यान पोर्टल है बागवानी विभाग का, कृषि का है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो उससे क्या है कि ठीक है, आपको जो भी अनुदान या सब्सिडी मिलनी है वो डायरेक्ट आपके पास आ रही है जी। लेकिन जो उसका पेपर वर्क है, जो उसकी जो दूसरी चीज़ें हैं, उसमें किसान जो हैं अभी निपुण नहीं है। वो उस चीज़ के लिए डरता है और उन योजनाओं का जो है पूरा लाभ नहीं ले पाता है, उठा नहीं पाता है। बहुत सारे डिजिटल जो हमारे, आपने देखा होगा, केंद्र खुले हैं जो सहायता करते हैं किसानों को। इस तरह की जो सब्सिडियाँ की योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार, जो हर माध्यम से प्रचार प्रसार होता है, लेकिन फिर भी किसान जो है
उन योजनाओं तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता पहुंच है पाता और उसका है। लाभ नहीं ले पाता है। जी। जंगली जानवर देखिए बहुत बड़ी समस्या है जी। यहाँ पर हमारे प्रदेश में, तो उससे मतलब ये इस तरह की चुनौतियों का किस तरह से सामना कर रहा है हमारा किसान? जंगली जानवरों का उसमें आपका चाहे बंदरों का है जी। या फिर सुअरों का है जी। या फिर पक्षियों का है या भालू का है, इस तरह के जो हिमाचल की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, तो हर जगह जो है अलग अलग जंगली जानवरों से लोग, एक तो आपका है कि रोग प्रबंधन बीमारी के जी। साथ साथ में जी। कि उसको तो वो प्रबंधन कर रहा है, इंटीग्रेटेड जो कृषि प्रक्रियाएं हैं उसको अपना रहा है, लेकिन किसान के आगे एक चुनौती है जंगली जानवरों की। जी। और जंगली जानवरों के लिए सरकार भी जो है अवेयर है, विभिन्न योजनाएं ला रही हैं ताकि जो है कृषि क्षेत्र में जो है फसलों का जो है संरक्षण कर सके और किसानों को लाभ हो। लेकिन फिर भी ये चुनौती है, यहाँ तक कि चूहे, मतलब वो नर्सरी में जाके, सेब की नर्सरी में जाके चूहे भी जो है नर्सरी की जो जड़ें खा के तो किसानों को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी। तो ये भी एक किसानों के लिए चुनौती है। जी। सिंचाई देखिए, हम हिमाचल की बात करें तो हम लोग इस पर ही निर्भर करते हैं कि वर्षा होगी, कब होगी, कैसे होगी। तो सिंचाई के संबंध में और क्या किस तरह की चुनौतियां हैं किसानों को लेकर, क्योंकि हम सिर्फ उस पे बारिशों पे ही निर्भर करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है जो हमारा प्राकृतिक स्रोत थे पानी के, वो सूख गए हैं, कई सूख गए हैं, या उसमें जो है जो पानी का स्तर है वो जो कम हो गया है। और दूसरी है जो हमारा कुल सिस्टम था जिसको हम बोलते हैं कि चैनलाइज वाटर होता था, जो नदी या नालों से जो है खेतों की तरफ, वो पूरा डैमेज है। लोग जो है ज़्यादा पाइप जो लाइन सिस्टम में पाइप लाइन्स पे ही ज़्यादा जो है डिपेंड हो गए। तो वो भी एक जो समय के साथ में हमारा जो बदलाव रहा कि ठीक है, हमने उनका संरक्षण नहीं किया, प्राकृतिक स्रोतों का भी और जो हमारे कुल सिस्टम थी उसका भी। और अब जो पानी जितना, अगर ग्राउंड वाटर लेवल की बात भी करें, पंपिंग हो रही है कई क्षेत्रों में, जो है वो भी जो पानी का स्तर है, अगर समय पे बारिश नहीं होगी, समय पर जो है बर्फबारी नहीं होगी, तो वो पानी का स्तर नीचे चला जाता है। तो उन जो संसाधन है पानी के, उस पर भी जो है प्रभाव होता है, और पूरा ये जलवायु परिवर्तन के कारण है। जी। देखिए, अभी हमने बात की चुनौतियों की, अब हम बात करेंगे अवसर की, कि किसानों के पास कृषि के क्षेत्र में हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या क्या अवसर हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं आगे। जैसे कि हम बात करेंगे पहले बागवानी की, कि बागवानी के क्षेत्र में क्या क्या अवसर हैं किसानों के पास। जी, बागवानी में अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हमारी जो ढलान वाली भूमि रहती है और कंटूरिंग ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जो लेबर है, महंगी ढुलाई है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चुनौती है लागत में वृद्धि की। तो बागवानों को सबसे, वो चाहे फल उत्पादन कर रहा है, फूल उत्पादन कर रहा है, मशरूम उगा रहा है, मधुमक्खी पालन कर रहा है, या ऑफ सीज़न सब्जियाँ, पॉली हाउस, पॉलीटनल, ग्लास हाउस, इस तरह की टेक्निक्स हैं। और आलू देखिए एरोपोनिक्स में उगा रहे हैं, हाइड्रोपोनिक तकनीकों का जो है किसान सब तक पहुंच नहीं है, लेकिन तकनीकें हैं और उसको जो है उपयोग में ला रहा है। तो फल उत्पादन में भी है, कोल्ड जो स्टोर हैं वहाँ पे जो है स्टोर कर रहे हैं, जो चेन है कि ठीक है, उपभोक्ता से जो है उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचने की जो चेन है उसको भी थोड़ा ब्रेक करने की, ताकि जो है मीडियोकर है, जो मध्यवर्गी जो उसमें लाभ जो ले रहे हैं, उनको भी थोड़ा कम करने की कोशिश हो रही है। तो अवसर फूलों में भी, फूल उत्पादन में भी है, फल उत्पादन में भी है। फलों में आप कोई भी, सेब बहुल क्षेत्र है हमारा, तो यहाँ पे सेब का अच्छा है, लेकिन अन्य फसलें भी, अन्य फल भी, जैसे कीवी है, जापानी फल है, और आपके स्टोन फ्रूट्स हैं, उसमें भी जो है किसान अच्छा जो है उत्पादन ले रहे हैं और अच्छा जो है आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। जी। देखिए, किसान जो हैं अब प्राकृतिक खेती की तरफ उनका रुझान काफ़ी हो रहा है, तो इस क्षेत्र में क्या क्या अवसर हैं किसानों के पास? देखिए, जैविक और प्राकृतिक खेती का जो है वो एक तो संरक्षित है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, कि सीधे आप अगली जनरेशन को सोच के वो खेती कर रहे हो। जी। कि आज और जो मृदा संरक्षण है और पर्यावरण संरक्षण है, प्राकृतिक खेती इन जो
पहलुओं को जो है लेके चल रही है, उसमें हमें किसी तरह की जो है हानि नहीं है। और दूसरा है कि बाज़ार में प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद हैं उनकी जो वैल्यू है वो दूसरों से ज़्यादा है, जी। तो आपको अच्छे दाम मिलेंगे उस टैग के साथ जब आप मार्केट में जाते हो कि ये प्राकृतिक उत्पाद है, जी। प्राकृतिक रूप से उगाया गया है। जी। और साथ साथ में आप एक जो है पर्यावरण मित्र का जो है काम भी कर रहे हो कि आप जो है प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक चीज़ों का है जो इस्तेमाल है, कर रहे हैं। देखिए हाँ, क्योंकि प्राकृतिक खेती को तो हम ज़ीरो फार्मिंग भी कहते हैं हाँ, कि हाँ, उसमें मतलब आपका जो है इनपुट है वो ज़ीरो है कि आपको लागत कम है, उसमें आपकी जी। लागत कम है, और जो आपके पास स्रोत हैं, जो भी आपके पास में चीज़ें हैं, उनको आप अपनी खेती में लगा रहे हो, वो चाहे आपका गौमूत्र लगा रहे हैं या फिर जो आपका स्थानीय वेजिटेशन है, जी। जो भी अर्क बना रहे हैं आप, जिस तरह की, तो वो सारी गतिविधियाँ लागत को कम कर रही हैं जी। और आपके उत्पाद को जो है बढ़ा ज़्यादा रही है। दाम दे रही है। जी। और इसी में जो आपका अभी आपने हिमाचल सरकार देखो मक्की है और आपका गेहूं है जो एमएसपी लागू किए हैं, तो वो मक्की जो है यहाँ पे प्राकृतिक रूप से उगाई जा रही है। जी। डेयरी फार्मिंग को लेके क्या क्या अवसर हैं हमारे किसानों के पास? कृषि क्षेत्र का जो डेयरी जो क्षेत्र है, इसमें जो है पशुपालन है, पशुधन इसमें मेन है, जी। और दुग्ध उत्पादन, मुख्यतः दुग्ध उत्पादन में जो है बहुत जो है फ़ायदा है। जो इसके वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स बनते हैं प्रोडक्ट्स में भी, और मिल्क फैट यहाँ पे जो है जगह जगह जो है लोगों से जो है दूध एकत्रित करता है और उसके जो है प्रसंस्करण करके विभिन्न उत्पाद देता है। तो ये भी एक अच्छा रोजगार कहूँगा मैं, और इसमें सरकार की भी जो योजनाएं हैं कि ताकि जो है किसान उनको पशु या गाय खरीदने पे भी वो जो है सब्सिडी दे रहे हैं, अन्य उत्पाद गौशाला बनाने पे जो है सब्सिडियां हैं, तो लोग जो है इसे भी एक व्यवसाय के तौर पे जो है किसान अपनी आर्थिकी को डेयरी उद्योग में जाके या डेयरी उत्पादन दुग्ध उत्पादन करके जो है अच्छा लाभ उठा सकते हैं। जी। और ये मत्स्य पालन जो किसान करते हैं, जो लोग मत्स्य पालन करते हैं, उसमें किस किस तरह के अवसर का लाभ वो उठा सकते हैं? देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन तो हमारे वहाँ बहुत पहले हो चुका है, अब ब्लू रेवोल्यूशन की बात चल रही है और ब्लू रेवोल्यूशन में ये मत्स्य पालन जो है काफ़ी उभर के सामने आया है और लोग इस क्षेत्र में काफ़ी आए हैं। थोड़ा सा ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा है जहाँ पे पानी की उपलब्धता अच्छी है, तो वहाँ पे लोग जो है मत्स्य पालन में आ गए हैं, और इस मत्स्य पालन में भी जो है अच्छे आपके जो है लाभ होता है किसानों को। और इसमें भी जो है डिजिटल दौर है, लोग किसान बागवान आप देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में कहाँ पे जो है किस तरह के जो है लोग, सरकार अनुदान भी दे रही हैं और आपको लाभ भी मिल रहा है, और इसकी क्या मार्केट है। जी। ये मूल्य संवर्धन के बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए, उत्पादक जो किसान हमारा जो है आधारशिला है कृषि की, और वो जो भी उत्पाद अपने खेत से या कृषि क्षेत्र से आगे लेके जाता है, अगर वो उसमें थोड़ा सा संवर्धन करता है, उसमें वैल्यू एडिशन करता है। जी। यहाँ मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर वो जैसे फलों की जैम, जेली या अचार या इस तरह के जो उत्पाद बनते हैं, अगर वो उनको बाज़ार में लेके जाता है तो उसको लगभग दुगना लाभ हो जाता है। जी। तो वैल्यू एडिशन का हर क्षेत्र में लाभ जो है ले सकते हैं, और इस तरह के यूनिट्स भी स्टार्टअप के थ्रू जो है किसान बागवान इस तरह के जो अपनी छोटे उद्योग भी लगा सकते हैं, जिसमें आप जैम बना रहे हैं या जेली बना रहे हैं, या फिर आप ड्राई जो फ्रूट्स हैं हमारे उनको जो है प्रसंस्करण करके जो है बाज़ार में उपलब्ध करा रहे हैं। तो वो आर्थिकी का एक अच्छा जो है किसानों के लिए जो है तरीका है कि वो उसको वैल्यू एडिशन करें। मतलब वो किसान इसमें ज़्यादा कमाई कर रहा है। किसान इसमें ज़्यादा जो है कमाई करेगा अगर वो उत्पाद का जो है संवर्धन करता है। जी। देखिए, हमने FPO और FPC सुना है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, एक तो किसान एक अकेले काम कर रहा है जी, और एक वो समूह में काम कर रहा है। जब वो किसी भी काम को समूह में करेगा, एकता की बात यहाँ पे है कि ठीक है, जब वो एक बात करेगा तो उसके जो उत्पाद का मूल्य भी जो है जब पूरा ग्रुप ज़्यादा होगा,
तो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस मुख्य रूप से जो किसानों का एक समूह रहता है, इसमें कुछ एफपीसी कंपनियां भी बन गई हैं जो अपने उत्पादों को अपने स्तर पे जो बेचती हैं और उनको जो है बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उससे क्या होता है, जो किसान उत्पादन संगठन है वो उनकी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को भी वो एक समूह में जो है देखते हैं और अवसरों को भी जो एक समूह के अंदर ही जो है ढूंढते हैं। तो एक सामूहिक काम हो जाता है। और जब सामूहिक शक्ति सशक्तिकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो सामूहिक शक्ति जो है बेहतर मोल भाव करने के लिए जी, तो वो किसान जो है अपना मोल भाव सामूहिक रूप से कर सकता है और उस संगठन में जुड़ के, और जो एफपीओ बनाने के लिए भी जो है नाबार्ड संस्था है और दूसरे जो भी अनुमोदित की गई है भारत सरकार द्वारा, वो संस्थाएं जो है प्रोत्साहित करती है कि आप फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, इकट्ठे जुड़ो और जो मैंने कहा कि मोल भाव, सामूहिक मोल भाव में करके जो है वो अच्छा लाभ उठा सकते हैं। जी, ये एग्रो टूरिज्म और एग्री स्टार्टअप, ये किस तरह के अवसर हैं किसानों के लिए? एग्री स्टार्टअप्स में जैसे मैंने अब बात की थी आपको कि वो सबसे जो मूल्य संवर्धन के कार्य, जितने भी कार्य रहते हैं वो एग्री स्टार्टअप से जो है शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जो है, अगर मैं देश भर की बात करूं तो ये हमारा एग्री स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो है ट्रेनिंग देता है। छोटे छोटे 3-4 या साप्ताहिक और महीने की जो ट्रेनिंगें रहती हैं, उसके लिए जो नोडल एजेंसीज बनाई गई है, वहाँ पे जो है किसान बागवान आगे जिस भी फील्ड में वो अपना जो है एग्री स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं, तो प्रशिक्षण लेने के बाद, क्योंकि जो भी आप काम करें थोड़ा उसकी प्रशिक्षण लेके ही करें जी। शिक्षा और प्रशिक्षण ये कार्य हमेशा चलते रहते हैं और इसी के साथ में जो है अनुसंधान भी जुड़ा होता है। तो प्रशिक्षण के बाद अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करेंगे तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। और उसमें मैंने आपको कहा कि अगर मैं हिमाचल की बात करूं, हमारी पालमपुर यूनिवर्सिटी हो गई और हमारे कुछ केवीकेज हो गए और जो बागवानी विश्वविद्यालय है, इवन हिमकॉस्ट ग्रीन स्किल के अंदर जो है अलग अलग फील्ड में ग्रीन स्किल में जो है प्रशिक्षण देते हैं। तो आप उन किसान बागवान युवाओं को हमें इसमें जोड़ना है, तो युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा है कि वो अपनी शिक्षा के साथ में इन स्किल्स को सीखें और अपना जो है स्टार्टअप मुख्यतः एग्री स्टार्टअप जो है शुरू करें। जी, देखिए आज के समय में देखा जाए तो हम सफल किसान किसे कहेंगे? सफल किसान सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो प्रकृति का संरक्षण कर रहा है, मतलब सस्टेनेबल तरीके से जो है सतत कृषि विकास कर रहा है, मतलब जो पर्यावरण को भी देख रहा है, पानी को भी, मृदा का संरक्षण भी कर रहा है और जो लागत है उस लागत को जो है कम करके चल रहा है। देखिए मुख्यतः वो जो है सफल किसान है जो गुणवत्ता रख रहा है अपने उत्पादन, जो भी उत्पाद है वो गुणवत्ता के साथ में दे रहा है और साथ साथ में जो मार्केट है, जो ट्रेंड है, तकनीकें हैं, जो नई नई तकनीकें हैं उनके बारे में अवगत है और उन तकनीकों को जो उसे उपयुक्त लग रही है और जो उसके भौगोलिक क्षेत्र में जिन्हें वो ले सकता है उनको वो जो है अपना रहा है जी। और उस किसान को भी मैं जो है सफल बनाऊंगा जो युवा पीढ़ी को भी साथ में जोड़ के चल रहा है। जैसे स्टार्टअप की हमने बात की, वो भी एक सफल किसान है। वो ई मार्केटिंग कर रहा है। ई मार्केटिंग में वो ई नाम पे ही नहीं, आज तो अलग अलग तरीके हैं कि आप अमेज़ॉन पे भी जो है प्रोडक्ट जो है दे रहा है। तो इस स्तर तक किसान चले गए हैं। और किसान की परिभाषा एक जैसे आप कहेंगे कि पुरुष तत्व, यहाँ महिलाओं का भी जो है बहुत ज़्यादा योगदान है। इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने जो वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स फार्मर जो है ईयर घोषित किया हुआ है। तो मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों जो है इसमें योगदान दे रही हैं। तो वो चाहे पुरुष है वो या महिला है, किसान की परिभाषा जो एक ही है, जो अपने आप को तकनीकों से अपडेटेड रखें और प्रकृति का संरक्षण करें, पानी और सिंचाई की जो भी और साथ साथ में जो भी योजनाएं या सरकार रखती हैं, नीतियां रखती हैं, उन नीतियों से अवगत हों और उनको जो है अपनाएं। देखिए खाद्य सुरक्षा
ये जो खाद्य सुरक्षा है इसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि खाद्य सुरक्षा किस तरह से हम अपने जो खाद्य पदार्थ हैं उनको सुरक्षित रखें, मतलब वो किसान किस तरह से ये कर पाता है, किस तरह से वो सक्षम है ये करने में? देखिए, कभी हम गेहूं के लिए जो है अन्य देशों पे निर्भर थे और फिर हरित क्रांति आई, आज हमारे पास गेहूं का उत्पादन जो है भरपूर है, हम उसको निर्यात भी कर रहे हैं जी। तो हमें निर्भरता हुई, हमने उस जो खाद्य उत्पाद था उसको सुरक्षित किया, अब हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं। ऐसा ही हमें अन्य, हम फलों सब्जियों की बात करते हैं या फिर दूसरी चीज़ों की, हम अपने लिए भी उगाएं और इतनी मात्रा में भी। कई बार क्या होता है कि आप एक ही तरह की फसल उगा रहे हैं जी। तो इस खाद्य सुरक्षा में फसल विविधता की जो है, विविधीकरण की अब जब बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की, तो कंपोजिट इंटीग्रेटेड कृषि जिसको हम कहते हैं, उसमें आपका फल उत्पादन भी कर रहे हैं, आप अनाज भी लगा रहे हैं। जैसे भारत सरकार का दलहन मिशन चल रहा है तो दालें भी लगा रहे हैं। तो जितना हमारा ये इंटीग्रेटेड रहेगा सिस्टम कृषि का, तो वो हमारी खाद्य सुरक्षा को जो है बढ़ाएगा। नहीं तो हमें किसी न किसी रूप में दूसरे देशों पे जो है निर्भर रहना पड़ेगा। जी। डॉक्टर वर्मा, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।